हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल पाल। आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि अगर हम देखें कि अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक, बड़ी सी बिल्डिंग है। अगर उसके हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें कि जो बिल्डिंग दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं ढेर सारे मटेरियल से, कहीं ना कहीं ढेर सारे मटेरियल से मिलके बना होता है। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है वो भी ढेर सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बायोलॉजिकल लेवल पे, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? वो हमारी सेल होती है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी और इसको किसने डिस्कवर किया था। तो इस चैप्टर में आज हम यही सीखेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। इस सेल के बारे में स्टडी करना है, क्या कहलाता है? हमारा साइटोलॉजी कहलाता है या सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म एट द सेल लेवल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है कि स्टडी करना, सेल की स्टडी करना ही क्या कहलाती है? हमारी साइटोलॉजी कहलाती है या सेल बायोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। तो साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो हमें सेल्स के फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन मतलब कार्य के बारे में अध्ययन कराता है, उसके बारे में स्टडी कराता है। तो स्टडीइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी। सेल सेल की स्टडी कर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल। सेलुलर मतलब क्या होता है? सेल्स के लेवल पर। मॉलिक्यूल के लेवल पर स्टडी करना क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। अगर हम बात करें कि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लें, जो हमारा ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग क्या होता है? इतनी बड़ी बॉडी होती है उसकी, वो कैसे बना होता है? अगर हम इसकी बात करें बायोलॉजिकल लेवल पर तो क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से मिलकर क्या बना होता है? हमारा टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बना होता है। ये तो बात हुई, हमने बात करी किस पे? बायोलॉजिकल लेवल पे। अगर हम इससे थोड़ा सा और नीचे जाएं, केमिस्ट्री लेवल पे बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये हम भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना होता है? हमारा एटम बना होता है। एटम से मिलकर क्या बना होता है? मॉलिक्यूल बना होता है। अब मॉलिक्यूल से क्या बनता है? सेल्स बनता है। सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें और अगर हम इकोसिस्टम में चले जाएं तो वहाँ पे क्या होता है? अब ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से, तो इस तरह से कहते हैं हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? हमारी सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। और क्या होती है सेल? क्या होती है सेल की डिफिनीशन? क्या होती है? द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल। तो सेल क्या होती है? द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो ये कहता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म करें तो क्या कहता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। तो क्या करता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और क्या करता है कि जो इसेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है? जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो लाइफ के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसे क्या करता है? उसे कराता है। तो हमने देखा सेल के बारे में, यहाँ पे देखा कि सेल के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो हमें सेल्स के फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में बताता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। आइए अब हम सेल की डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं।
तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी क्या, डिस्कवरी ऑफ सेल। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश फिजिशियन रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये क्या थे, इंग्लिश फिजिशियंस थे। इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी किया था। बट इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या थे, ढेर सारी उसमें गलतियां की, जिस वजह से इनकी थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई। तो इन्होंने क्या गलतियां की, आइए आगे हम देखते हैं। हुक डिड नॉट नो दियर रियल स्ट्रक्चर और फंक्शन। His cell observation gave no indication of the nucleus and other organelles found in most living cell। तो हुक ने क्या किया था कि इन्होंने जो सेल्स की रियल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में नहीं बताया था। इन्होंने क्या किया था कि अगर बात करें तो इन्होंने क्या देखा था, एक डेड सेल देखा था, उसको इन्होंने क्या किया था कि एक डेड सेल देखी थी। और लाइव सेल की बात करें हम, लाइव किसने देखा था सेल को, एंटन वान, फिर किसने, कौन है, एंटन वान लीवेनहुक। एंटन वान लीवेनहुक क्या थे, फर्स्ट सा अनडिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। सबसे पहले इन्होंने सेल्स को लाइव देखा था और इन्होंने क्या किया था, उसको डिस्क्राइब भी किया था, उसको विस्तार रूप से उसके बारे में बताया भी था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक फेल क्यों हो गए, कि इन्होंने जो देखा था वो रियल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में प्रॉपरली नहीं बताया था। और इन्होंने ये भी नहीं बताया था, सेल को देख के ऑब्जर्व करके, सेल का ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि उसके अंदर क्या होते हैं, इंडिकेट नहीं किया था कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है और जो अदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो मोस्ट लिविंग सेल में कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर लिविंग सेल में कहाँ होते हैं, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इस वजह से रॉबर्ट हुक की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तब कौन आए, हमारे एक नए साइंटिस्ट आए, एंटन वान लीवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, सेल्स को लाइव देखा था और इन्होंने डिस्क्राइब भी किया था और इन्होंने ढेर सारे उस पर काम किया था। इन्होंने और किस बेसिस पे काम किया था कि माइक्रोस्कोप को क्या किया था, रिवील्ड, उनके इम्प्रूवमेंट में भी माइक्रोस्कोप को इम्प्रूवमेंट करके, माइक्रोस्कोप को इम्प्रूवमेंट करने में भी इनका बहुत बड़ा क्या था, रोल था। इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो आइए इसको आगे हम पढ़ते हैं। हिज वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप बिगनिंग इन 1648। इन्होंने क्या किया था कि माइक्रोस्कोप को इम्प्रूवमेंट करने में एक बहुत बड़ा ही क्या किया था, रोल प्ले किया था। कब, इन 1648 में, मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कहता है 1648 के स्टार्टिंग में ही इन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूवमेंट भी किया था। एंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन 1673। और इन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में भी क्या किया था, अपना कंट्रीब्यूशन किया था, योगदान किया था टूवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी इन 1673। He was also the first to record microscope observation of bacteria, protozoa, red blood cells, sponge etc। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप से क्या किया था, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स और स्पंज को भी क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। फिर इसके बाद आते हैं हमारे एक नए साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उनका नाम था क्या, रॉबर्ट ब्राउन। लेटर, बाद में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ढूंढा था, हमारा न्यूक्लियस ढूंढा था, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा, सेल के बारे में देखा, सेल के डिस्कवरी के बारे में देखा। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था और उसके क्या रोल थे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस सेल्डेन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। In 1838 में मैथियस सेल्डेन, ये क्या थे, जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होता है कि बॉटनिस्ट होता है, बायोलॉजी में हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, बॉटनी होता है, सेकंड क्या होता है, जूलॉजी होती है। जूलॉजी सिर्फ नाम पकड़िए, जू में क्या होता है कि एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा जूलॉजी कहलाता है। और बॉटनी मतलब क्या होता है कि वनस्पतियाँ, मतलब प्लांट्स के बारे में, फिर उसके बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा बॉटनिस्ट कहलाता है, बॉटनी कहलाती है। और जो साइंटिस्ट होते हैं क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहलाते हैं। जो जूलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं कहते हैं जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे। इन्होंने किस पे स्टडी किया था, प्लांट्स पे स्टडी किया था और ऑब्जर्वेशन किया था प्लांट्स पे।
तो इन्होंने क्या दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था। वो क्या था, in 1838 Matthias Selden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। 1838 में मैथियस सेल्डेन जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, ढेर सारे प्लांट्स के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था और ऑब्जर्व किया था कि इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ढेर अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि सेल्स के बाद क्या करते हैं, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल्डन ने क्या बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं और यही सेल्स क्या बाद में बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, प्लांट्स के टिश्यू बनाती हैं। उसके बाद से हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या थे, थियोडर स्वान। इन्होंने किस पे स्टडी किया था, एनिमल्स पे स्टडी किया था और इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था, आइए आगे देखते हैं। एट अबाउट सेम टाइम का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इन्होंने 1838 में किया था और इन्होंने 1839 में किया था। तो अगर हम ऐसे देखें 1838 1839 क्या होता है, गैप होता है वो 1 ईयर का होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, 1838 के जो लास्ट मंथ होता है दिसंबर में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था और ये 1839 के जनवरी में ऑब्जर्वेशन किया था। तो ये क्या होता है, सेम टाइम पे। तो वही लगभग तो है, जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है दोनों में लगभग 1 मंथ का आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, एट अबाउट सेम टाइम, मतलब उसी टाइम पे थियोडर स्वान ने बताया 1839 में, ए ब्रिटिश जोलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के सेल्स के बारे में स्टडी किया था और इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। वो रिपोर्ट क्या थी, Sheldon reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane। तो सेल्डन स्वान ने क्या बताया था कि जो सेल्स होती हैं, दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। थिन जो सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, क्या करते हैं, ये एक थिन आउटर लेयर कहते हैं, जिसे हम आज क्या कहते हैं, आज के टाइम पे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल्स पे। तो इन्होंने बताया कि एक लेयर पाई जाती है, जो आउटर लेयर पाई जाती है वो क्या होती है, पतली, एक पतली आउटर लेयर पाई जाती है, जिसे आज के टाइम पे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट, इन्होंने प्लांट टिश्यू पे स्टडी किया था। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी एंड प्लांट टिश्यू, इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया और उस पर एक क्या दिया था, एक थ्योरी दी। वो क्या था, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है, सेल वॉल का प्रेजेंट होना, ये क्या होता है, यूनिक फीचर होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्लांट सेल्स की। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। इसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी दी, एक हाइपोथेसिस थ्योरी दी। वो क्या थी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो चीज़ें मेंशन की गई। पहला कि ये था कि पहला सेल थ्योरी में ये दिया गया कि क्या था कि जो प्लांट्स या एनिमल्स की सेल्स होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो सेल्स बनती हैं वो कहाँ से बन के आती हैं। तो इस वजह से तो इसको किसने बताया था, एक हमारे नए साइंटिस्ट आते हैं रुडॉल्फ वर्चोव। इन्होंने ये बताया था कि जो सेल्स होती है वो बनती किस चीज़ से हैं। ना तो सेल्डन ने बताया था ना तो स्वान ने बताया था कि सेल्स को बनती कैसे हैं। तो हमारे एक नए साइंटिस्ट आते हैं रुडॉल्फ वर्चोव, इन्होंने बताया कि सेल्स बनती कैसे हैं। इन्होंने क्या बताया, आइए आगे हम पढ़ के देखते हैं। Sheldon and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as how new cells are formed. Sheldon और स्वान ने क्या किया था, एक सेल थ्योरी क्या की, फार्मूलेटेड की सेल थ्योरी, एक सेल थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया, इन्होंने दिया, सेल थ्योरी दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया
इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो नई सेल्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, तो इन्होंने ये नहीं बताया। तो एक नए साइंटिस्ट हमारे कौन, रुडॉल्फ वर्चोव, इन्होंने बताया कि सेल्स कैसे बनती हैं। रुडॉल्फ वर्चोव 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो रुडॉल्फ वर्चोव 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे कि जो सेल्स होती हैं हमारी, जो सेल्स होती हैं, जो नई सेल्स होती हैं, वो कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पहले की सेल्स होती हैं वही डिवाइड करती हैं, सेल में डिवीजन होता है और वहीं से क्या होती हैं, हमारे नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो आइए अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इनमें ड्रॉबैक्स थे, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, आइए हम उसको सीखते हैं। आइए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में स्टडी करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी देखें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सली अप्लाइड थ्योरीज एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सली अप्लाइड थ्योरीज, ये क्या थी कि एक फंडामेंटल और यूनिवर्सली, मतलब क्या थी कि ये पूर्णतः सत्य थ्योरी थी, ये क्या थी, सत्य थी, ये ट्रुथ था, ठीक, ये यूनिवर्सल ट्रुथ था। लेकिन इनमें क्या था, कुछ केसेस में क्या कहते हैं, कुछ केसेस में एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था, आइए हम देखते हैं। वायरस सोच प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट लैक्स द सिल्वर ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें क्या होता है, सिल्वर ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं, लैक करते हैं, इनमें सिल्वर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। तो ये एक हमारा क्या था, जो सेल थ्योरी थी वो क्या दी थी कि सेल थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या थी, बेस्ड थी। सेल थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड थी और वो क्या कहती थी कि ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल और उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। और दूसरा क्या, ये उसमें दूसरा क्या था कि जो हमारे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या थे, थ्योरी थी। जबकि यहाँ पे अगर इसके हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो वायरस क्या होता है, वो लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बट इनमें क्या आता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। ये क्या था, ड्रॉबैक था। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था, बैक्टीरिया, ब्रूगेन, एल्गी एंड आर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ब्रूगेन, एल्गी आर प्रोकैरियोट्स एंड हेंस आर विदाउट ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन, एल्गी, ये कहते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि ये कहता है विदाउट ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर, जबकि इनमें क्या होता है, ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये क्या थे, दोनों हमारे ड्रॉबैक्स थे, किसके, सेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे। अब बच्चों यहाँ पे एक हेडिंग पढ़ी हुई है, क्या, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एज अ बेसिक यूनिट लाइफ। सेल क्या होता है, एक यूनिट, लाइफ के यूनिट के बेस के इस पे ऑब्जर्व किया गया है। तो आइए इसको हम स्टडी करते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होती है। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें अलग अलग तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कहता है कि टिश्यू लेवल पे या फिर आर्गन लेवल पे, आर्गन सिस्टम लेवल पे, इनमें डिफरेंट तरह के क्या पाया जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एक ग्रुप में एक सिमिलर सेल्स क्या करता है कि सिमिलर एक तरह की सेल्स मिलकर क्या करता है, ग्रुप में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करती हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो आइए अगर हम यहाँ पे टिश्यू लेवल की बात करें तो क्या होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स होती हैं हमारी, क्या होती है, मसल्स और ग्लैंड क्या होते हैं, एक टिश्यू लेवल पर क्या कहते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू में ज्वाइन कलेक्टिवली टू फॉर्म अ फंक्शन यूनिट कॉल्ड एन ऑर्गन दैट कैरीज वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक फंक्शंस, एग्जांपल ब्रेन, हार्ट। तो हमने पहले ही बताया था क्या होता है, सेल होती है, जो सेल होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यूनिट, ये लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है, किस पे, बायोलॉजिकल लेवल पे। और अगर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को मिला के बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
तो क्या हुआ कि सेल सेल से मिलकर क्या बना टिश्यू, टिश्यू पे हमने देखा कि जो हमारे मसल्स और ग्लैंड होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन को, और आर्गन, ये टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। आर्गन आर्गन में अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ब्रेन और हार्ट, ब्रेन और हार्ट वो कहते हैं हमारे आर्गन लेवल पर क्या कहते हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। 2 or more ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर एज अ आर्गन सिस्टम, 2 या 2 से अधिक आर्गन मिलकर क्या बनाते हैं आर्गन सिस्टम बनाते हैं। आर्गन सिस्टम में कहते हैं ढेर सारे हमारे आर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और कहता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या कहता है आर्गन्स, ढेर कई सारे आर्गन्स मिलकर, जैसे अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल ले लें हम, अगर अगर हम एक एग्जांपल ले लें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उनमें क्या होता है कि जो लीवर हुआ, स्टमक हुआ, ये सब क्या होता है हमारे आर्गन होते हैं। तो ये लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर क्या करते हैं ढेर सारे आर्गन मिलकर क्या करते हैं, ढेर सारे आर्गन मिलकर के क्या करते हैं आर्गन सिस्टम लेवल पर क्या करते हैं ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ये क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स। सेल्स के क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं एक एक करके हम। सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेल्स क्या होते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, और क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, से एक सिस्टम में क्या होते हैं ये बने होते हैं, बंधे होते हैं। सेल्स पॉजेज अ जेनेटिक प्रोग्राम एंड मीन्स टू यूज इट। सेल्स क्या होता है पॉजेज अ जेनेटिक प्रोग्राम, ये क्या होता है एक जीन लेवल पर भी क्या करते हैं ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जीन लेवल पर, जिसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक प्रोग्राम एंड मीन्स टू यूज इट, और इसका क्या कहते हैं हम लोग यूज करते हैं। सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। सेल्स क्या करते हैं एनर्जी का फॉर्मेशन भी करते हैं, और उसको क्या करते हैं एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी करते हैं, उसको क्या करते हैं यूज़ भी करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है सेल्स की। सेल्स कैरी आउट वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेल्स क्या होते हैं वेराइटी ऑफ अलग अलग तरह के ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस को भी परफॉर्म करती हैं। सेल्स इंगेज इन न्यूमरस मैकेनिकल एक्टिविटीज। सेल्स जो होती हैं मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में भी परफॉर्म करते हैं। मैकेनिकल एक्टिविटीज़ की बात करें जैसे कि हम चलना फिरना, ये सब क्या होता है वॉकिंग करना, फूड का डाइजेशन, माउथ में बकल कैविटी में फूड का क्या होता है अगर हम चबाते हैं तो उनमें भी क्या होता है मैकेनिकल, उनमें मैकेनिकल वर्क भी होता है। तो इस तरह से क्या होता है वो सेल्स जो होते हैं वो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को भी क्या करते हैं परफॉर्म करती हैं। सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। ये कहते हैं स्टिमुलस को भी क्या करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि स्टिमुलस की बात करें हम हमारे अंदर क्या करते हैं ढेर सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, टच रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स, तो जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अगर हमें कोई टच करता है तो हमें टच का एहसास दिलाते हैं। सेल्स ये सब क्या करते हैं हमारे सेल्स फंक्शंस को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें कोई टच किया तो ये क्या होता है टच रिसेप्टर्स काम करते हैं। हम खाना खाते हैं उसमें